हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम सेक्शन 2 कैंडिडेट्स ओनली जो ऑप्शनल पार्ट रहता है हमारे पास उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 66 से 73 हमारे पास 1 मार्क्स के रहेंगे और 74 से 84 हमारे पास 2 मार्क्स के रहेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 65 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व किया था, ठीक है, जिसमें हमारे पास सेक्शन 1 कैंडिडेट जो सर्विंग एंड मैपिंग वाली जो ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, ठीक है, उनको सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले 66 क्वेश्चन नंबर से। सबसे पहले हमारे पास क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज प्रोसेसिंग मेथड्स एम्प्लॉयज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो बैंड रेशियो, पैरेललोपाइड क्लासिफिकेशन, करेक्शन ऑफ स्क्यू डिस्टॉर्शन इन रॉ सैटेलाइट इमेज, नियरेस्ट नाइबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास किसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो है हमारे पास पैरेललोपाइड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पैरेललोपाइड क्लासिफिकेशन दिस इज ए सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन मेथड वेयर द डिसीजन बाउंड्रीज फॉर क्लासिफाइंग पिक्सल्स आर डिफाइंड बेस्ड ऑन ए स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, उसके थ्रेशोल्ड से फ्रॉम द मीन ऑफ ईच सेलेक्टेड क्लास। तो पैरेललोपाइड क्लासिफिकेशन में जो मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसके बेसिस पे हमारे पास बाउंड्री डिसीजन होता है, ठीक है। तो पैरेललोपाइड क्लासिफिकेशन के अंदर जो रहता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है, ठीक है। जैसे कि इफ पिक्सल्स वैल्यू फॉल विद इन द डिफाइंड रेंज, ठीक है, फॉर ऑल बैंड्स ऑफ ए पार्टिकुलर क्लास इट इज असाइन टू दैट क्लास। तो मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसके बेसिस पर डिसीजन बाउंड्री पैरेललोपाइड क्लासिफिकेशन में होती है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। उसके अलावा जैसे बैंड रेशियो की बात करते हैं हमारे पास, तो बैंड रेशियोइंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द डिजिटल नंबर ऑफ वन बैंड बाय द डिजिटल नंबर ऑफ अनदर बैंड। तो ये बैंड रेशियो होता है कि एक बैंड का डिजिटल नंबर हम दूसरे वाले बैंड से डिवाइड कर देते हैं, तो वो बैंड रेशियो कहलाता है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड कुछ नहीं है। सो वाइल स्टैटिस्टिकल measures like mean and standard deviation might be used to analyze the resulting ratio image, standard deviation is not an inherent part of the band ratio calculation itself for classification purposes in the same way it defined the boundaries in parallelepiped classification। तो बैंड रेशियो में इसका ज़्यादा यूज नहीं है। हमारे पास एक दूसरा जो ऑप्शन है वहाँ पर करेक्शन ऑफ स्क्यू डिस्टॉर्शन इन रॉ सैटेलाइट इमेज की बात करते हैं। सो दिस रेफर टू ज्योमेट्रिक करेक्शन which aims to rectify distortions caused by factors like earth rotation or sensor characteristic. While this process involves mathematical transformation, standard deviation is not typically a primary method for the correction itself, ठीक है। तो इसमें भी स्क्यू डिस्टॉर्शन या जो हम ज्योमेट्रिक करेक्शन करते हैं उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई रोल नहीं है हमारे पास, ठीक है, कैलकुलेशन में। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारे पास नियरेस्ट नाइबर क्लासिफिकेशन के नियरेस्ट नाइबर्स KNN क्लासिफिकेशन इज ए नॉन पैरामीट्रिक मेथड दैट क्लासिफाइज ए डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी क्लास ऑफ इट्स के नियरेस्ट नाइबर्स इन द फीचर स्पेस वाइल डिस्टेंस मैट्रिक्स लाइक यूक्लिडियन डिस्टेंस आर यूज्ड। यूक्लिडियन डिस्टेंस हमें पता ही है, ठीक है, कि दो डिस्टेंस जैसे वो पाइथागोरस थ्योरम वाला होता है वो यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट डायरेक्टली यूज टू डिफाइन द क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज और द कोर लॉजिक ऑफ द एल्गोरिदम। तो जो स्टैंडर्ड डिवीजन है किससे रिलेटेड है, पैरेललोपाइड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू असेस द क्वालिटी ऑफ द रिमोट सेंसिंग इमेज। पहला ऑप्शन है हमारे पास यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इमेज, दूसरा हिस्टोग्राम है, मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इमेज है और स्वाथ ऑफ द इमेज है। तो अगर हम देखा जाए रिमोट सेंसिंग की क्वालिटी की बात करते हैं तो कौन सा यूज नहीं होता है, वो स्वाथ ऑफ द इमेज, क्योंकि स्वाथ तो हमारे पास वो है कि जो फील्ड ऑफ व्यू होता है कितने डिस्टेंस को कवर करके चल रहा है, तो ये जो हमारे पास रहता है वो स्वाथ ऑफ इमेज कहलाता है, ठीक है। ये फील्ड ऑफ व्यू है, तो उसी का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन है हमारे पास यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स का मतलब है जैसे मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, जो कि यूज किए जाते हैं डिस्क्राइब द distribution of pixel values in an image. These statistics can give an indication of image contrast, brightness and noise levels, thus being relevant for assessing the image quality. तो यूनिवेरिएट जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रास्ट के लिए, ब्राइटनेस के लिए या नॉइज लेवल कितना है वहाँ पर रिमोट सेंसिंग इमेज में, मतलब कि हम उसकी इमेज क्वालिटी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बी की बात करते हैं हमारे पास कि हिस्टोग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिक्सल इंटेंसिटीज इन एन इमेज। तो ये जो हिस्टोग्राम अगर आप देखोगे कि कितने नंबर्स ऑफ पिक्सल्स हमारे पास किस रेंज के हैं, किस बैंड की वैल्यू रखते हैं वहाँ पर, वो हिस्टोग्राम शो करता है, ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेशन थे, ठीक है। तो इट्स ए क्रूशियल
फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक रेंज, कॉन्ट्रास्ट एंड प्रेजेंस ऑफ नॉइज और एरर्स, ए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हिस्टोग्राम जनरली इंडिकेट्स गुड इमेज क्वालिटी। तो अगर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हिस्टोग्राम अगर किसी भी इमेज का बनता है तो वो हमारे पास गुड क्वालिटी इमेज रहती है। तो हम इससे भी बता सकते हैं कि क्वालिटी क्या है हमारे पास इमेज की, ठीक है। वाइल इन नैरो और बाई मॉडल हिस्टोग्राम माइट सजेस्ट पुअर कॉन्ट्रास्ट और रेशियो, देयरफॉर हिस्टोग्राम इज डेफिनेटली यूज्ड टू असेस द इमेज क्वालिटी। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है हमारे पास, हिस्टोग्राम वाला। हमारे पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है वहाँ पर मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इमेज। ये क्या होता है कि व्हेन डीलिंग विद द मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग इमेज विच हैव मल्टीपल बैंड्स, ठीक है। मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज है मतलब बहुत सारे बैंड्स में हम इमेज का जो भी इंटेंसिटी होती है उसको कैप्चर करते हैं। तो जो मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स होते हैं जैसे कोवेरिएंस हो गया, कोरिलेशन हो गया, पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स हैं और ये भी यूज़ की जाती हैं हमारे पास इमेज की क्वालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जो कि हमारे पास अंडरस्टैंड करता है मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट बैंड क्या है वो बताता है। सो दीज रिलेशनशिप्स आर क्रूशियल और क्रिटिकल फॉर असेसिंग डेटा रिडंडेंसी, स्पेक्ट्रल सेपरेबिलिटी एंड ओवरऑल डेटा क्वालिटी, ठीक है, विच डायरेक्टली रिलेट्स टू इमेज क्वालिटी। तो ऑप्शन जो मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इमेज है वो भी करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बनाना है, वो है हमारे पास स्वाथ ऑफ द इमेज जो डी ऑप्शन है। द स्वाथ ऑफ एन इमेज रेफर टू द एरिया ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एरिया है हमारे पास ऑन द ग्राउंड कवर्ड बाय द सेंसर इन ए सिंगल पास। इट डिफाइंस द स्पेशियल एक्सटेंट ऑफ द acquired data. While the swath is an important characteristics of a remote sensing system and the data it acquires, it does not directly access the quality of the image in terms of its radiometric, spatial or spectral fidelity. It describes the coverage, not the clarity, accuracy और information content. तो ये कितना कवरेज करेगा रिमोट सेंसिंग इमेज, ये उसको डिस्क्राइब करता है, ये क्वालिटी को नहीं बताता। तो स्वाथ क्या है हमारे पास कि सेंसर कवरेज विड्थ कितनी है, नॉट इमेज क्वालिटी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है स्वाथ ऑफ इमेज यहाँ पर नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड, इसमें भी नॉट यूज्ड है। टू एटमॉस्फेरिकली करेक्ट द सैटेलाइट इमेज, एटमॉस्फेरिकली करेक्ट कौन सी टेक्निक नहीं करती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास इमेज नॉर्मलाइजेशन यूजिंग हिस्टोग्राम एडजस्टमेंट, दूसरा है हमारे पास रेडिएटिव ट्रांसफर मॉडल, तीसरा हमारे पास है इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इमेज नॉर्मलाइजेशन यूजिंग रिग्रेशन। अब इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास एटमॉस्फेरिकली करेक्ट नहीं करती है, क्योंकि इसका मीनिंग अलग होता है। अभी हम देख लेंगे कि इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन मतलब जिस लोकेशन पे है उसको एक तरीके से रजिस्टर कर देते हैं, उस इमेज उस ग्राउंड का जो कवरेज रखता है इमेज उसके ऊपर हम उसको ओवरले कर देते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन देखेंगे फिर से, लेकिन एक एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इमेज नॉर्मलाइजेशन यूजिंग हिस्टोग्राम एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हिस्टोग्राम एडजस्टमेंट इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर इमेज एनहांसमेंट प्राइमरली टू इम्प्रूव द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। तो ये यूज किया जाता है हमारे पास एटमॉस्फेरिकली करेक्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रेडिएटिव ट्रांसफर मॉडल, रेडिएटिव ट्रांसफर मॉडल लाइक जैसे MODTRAN 6S एटकोर, ठीक है, आर सोफिस्टिकेटेड फिजिकल मॉडल दैट सिमुलेट द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द एटमॉस्फेयर। दे आर एक्सप्लिसिटली डिजाइंड एंड वाइडली यूज्ड फॉर एटमॉस्फेरिक करेक्शन बाय मॉडलिंग द एटमॉस्फेरिक पाथ रेडियंस, ट्रांसमिटेंस एंड स्कैटरिंग। तो ये भी हमारे पास एटमॉस्फेरिकली करेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं मॉडल्स। तीसरा हमारे पास क्या है कि इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन। अब ये यूज नहीं होता, लेकिन ये होता क्या है वो देख लेते हैं कि इमेज रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग two or more images of the same scene taken at different times from different sensors और from different viewpoints, मतलब सेम एरिया की जो इमेजेस हैं उनको उसके ऊपर अलाइन करना, ठीक है। इट इज़ क्रूशियल फॉर चेंज डिटेक्शन और मल्टी टेम्पोरल एनालिसिस, बट इट डज नॉट करेक्ट द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स ऑन द पिक्सल वैल्यूज देमसेल्व्स। तो इसमें कोई करेक्शन रेक्टिफिकेशन नहीं होता है, सिंपल है कि जिस एरिया की इमेज है हमारे पास उसके ऊपर डिफरेंट टाइम पीरियड डिफरेंट सेंसर से अगर हम ले रहे हैं तो उसके ऊपर अलाइन करना जिस एरिया की वो इमेज है उसको हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन इज फॉर स्पेशल अलाइनमेंट नॉट एटमॉस्फेरिक करेक्शन। एटमॉस्फेरिक करेक्शन डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द एटमॉस्फेयर अफेक्टिंग पिक्सल वैल्यूज। अब एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे टेक्निक्स हैं और जो फेनोमेनन अकर करते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से, जिसको हमने रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज के अंदर देखा है। एब्जॉर्प्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इन सभी फेनोमेनन की वजह से बहुत सारा इफेक्ट
पिक्सल वैल्यूज़ के ऊपर जो एक्चुअली में सेंसर तक इंटेंसिटी पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंचती है, उसकी वजह से हमारे पास ब्लरिंग, नॉइज और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमारे पास रिमोट सेंसिंग इमेज के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो इमेज रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाइनिंग के साथ डील करता है, करेक्शन के साथ डील नहीं करता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इमेज नॉर्मलाइजेशन यूजिंग रिग्रेशन है। तो रिग्रेशन बेस्ड नॉर्मलाइजेशन टेक्निक जैसे डार्क ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्शन, एम्पेरिकल लाइन करेक्शन हो गया, आर एम्पेरिकल मेथड्स यूज्ड फॉर एटमॉस्फेरिक करेक्शन। दे एम टू रिड्यूस एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स बाय एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन image digital numbers and ground reflectance values often using calibration targets और statistical relationship। तो आंसर हमारे पास जो रहेगा सी रहेगा, जो इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन है वो यूज नहीं किया जाता है एटमॉस्फेरिकली करेक्ट सैटेलाइट इमेज के लिए। ठीक है, तो आंसर बी जो सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ओनली इन ग्रीन, रेड एंड नियर इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी बैंड्स the remote sensing index or indices that cannot be derived using data of this instrument। तो इज और आर है, मतलब कि ये MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ग्रीन में, रेड में और NIR बैंड के अंदर डेटा को लिया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा इंडेक्स जो है वो डिराइव नहीं किया जा सकता डेटा से। सबसे पहला ऑप्शन है NDVI, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। दूसरा है एटमॉस्फेरिकली रेजिस्टेंस वेजिटेशन इंडेक्स। तीसरा है हमारे पास सॉइल एडजस्टेड वेजिटेशन इंडेक्स। फोर्थ है हमारे पास एनहेंस्ड वेजिटेशन इंडेक्स। तो ऑप्शन बी और डी जो है वो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो डिराइव नहीं किए जा सकते हैं इस डेटा से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले NDVI के बारे में देखते हैं। नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ये सबसे कॉमन इंडेक्स है जो पूछा जाता है हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है कि नियर इंफ्रारेड और रेड बैंड के अंदर डेटा है तो हम NDVI इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास NDVI इज इक्वल टू NIR नियर इंफ्रारेड माइनस रेड डिवाइडेड बाई द नियर इंफ्रारेड प्लस का रेड हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोनों में हम डेटा को कैप्चर कर रहे हैं, इसलिए ये हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द रेड एंड नियर इंफ्रारेड बैंड। द फॉर्मूला इज टिपिकली NIR माइनस रेड डिवाइडेड बाई द NIR प्लस रेड। सिंस द इंस्ट्रूमेंट मेजर इन रेड एंड नियर इंफ्रारेड NDVI कैन बी डिराइव्ड। वहीं दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं हम, एटमॉस्फेरिकली रेजिस्टेंस वेजिटेशन इंडेक्स ARVI। So it is designed to minimize atmospheric effects and typically uses the blue, red and near infrared। तो इसमें ब्लू बैंड भी चाहिए हमारे पास, लेकिन ब्लू के अंदर नहीं है, ग्रीन के अंदर है, रेड के अंदर है और नियर इंफ्रारेड के अंदर है। ठीक है, तो इसको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला incorporates the blue band for atmospheric correction since the instrument does not measure in the blue band ARVI cannot be derived। ठीक है, फिर हमारे पास है SAVI soil adjusted vegetation index। It is a modification of NDVI that accounts for soil brightness। It uses the red and near infrared bands along with the soil brightness factor। करेक्शन फैक्टर होता है L हमारे पास। तो जो हमारे पास NDVI के अंदर था, दो चीज़ें थी, एक तो रेड है हमारे पास और दूसरा हमारे पास नियर इंफ्रारेड है। तो जब ये दोनों अवेलेबल हैं बैंड्स, तो SAVI के लिए भी वो अवेलेबल है हमारे पास। बस इसमें क्या एक ब्राइटनेस करेक्शन फैक्टर रहता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1+L। ठीक है, NIR माइनस का रेड और अपॉन में NIR प्लस रेड होता है और प्लस का L होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास SAVI का। अब दोनों है हमारे पास, NI भी है, NIR भी है और रेड बैंड भी है, तो ये भी हमारे पास डिराइव हो सकता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है EVI Enhanced Vegetation Index। It is an optimized vegetation index that aims to improve sensitivity in high biomass regions and reduce atmospheric and soil background influences। तो जो बैकग्राउंड होता है, जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो डिस्टोर्शन होता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है। तो EVI टिपिकली यूजेस द ब्लू, रेड और नियर इंफ्रारेड। तो इसके अंदर ब्लू तो है नहीं, तो ग्रीन है हमारे पास, लेकिन हमें EVI कैलकुलेट करने के लिए ब्लू बैंड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक करेक्शन के लिए ब्लू बैंड की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको भी डिराइव नहीं कर सकते। तो हम दो को डिराइव कर सकते हैं, NDVI और SAVI, लेकिन हमें पूछा गया है कैन नॉट वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस परफॉर्म्ड ऑन ए 4 बैंड IRS सैटेलाइट इमेज
इसमें आइगन वैल्यूज़ की वैल्यू गिवन है λ11, λ22, λ33, λ44, ठीक है। कंप्यूटेड फ्रॉम द कोवेरिएंस मैट्रिक्स आर, और λ11 की वैल्यू गिवन है 887.60, λ22 75.20, λ33 हमारे पास 37.60 और λ44 है 6.73 रेस्पेक्टिवली। द परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय द थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट, जो λ33 है हमारे पास, उसकी वजह से जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसका वेरिएंस हमें परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे λ11 का हमें गिवन है, 22 का गिवन है, 33 और 44 चारों का गिवन है, तो इन सभी का अगर सम निकाल देते हैं हम, ठीक है। और λ33 का हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है 37.60, और टोटल हमारे पास चारों का सम करके अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1007.13। परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100 कर दीजिए, तो 3.73% आ जाएगा। सिंपल सा है। थर्ड का निकालना है आपको, इस वैल्यू को डिवाइडेड बाई चारों का मिला के टोटल वैल्यू परसेंटेज में निकाल लेना है, ठीक है। तो टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय द थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट, हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय ए प्रिंसिपल कंपोनेंट मींस आइगन वैल्यू ऑफ द डेट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, ठीक है। इंटू का 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो इन सभी का सम किया हमने 1007.13 आया, और थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट की आइगन वैल्यू है हमारे पास 37.60 डिवाइडेड बाई 7.13 इंटू का 100, तो 3.73% हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखने में काफ़ी लगता है कि कैलकुलेशन हो गई, लेकिन सिंपल सी चीज़ें पूछी जाती हैं हमारे पास गेट एग्जाम में भी, ठीक है। कुछ ट्रिकी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, कुछ सिंपल चीज़ें भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच इज परफॉर्म ऑन एन 8-bit इमेज, द आउटपुट बी आउट वैल्यू बी वुड बी 0 फॉर इनपुट वैल्यू। अगर इनपुट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 80 है तो आउटपुट वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन में समझाता जाता हूँ कि इफ़ बी वी इन इनपुट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 80 है तो बी वी आउट हमारे पास 0 आएगा। दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास कि आउटपुट वैल्यू जो रहेगी वो 255 रहेगी अगर बी वी इन की वैल्यू ग्रेटर देन 120 है, ठीक है। तो बी वी आउट की वैल्यू 255 है। फॉर द रिमेनिंग इनपुट वैल्यू, और जो 80 से लेके 80 नहीं, 80 तो इंक्लूडेड है, 81 से लेके 120 तक जो वैल्यू रहेगी उसकी आउटपुट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू बी इनपुट वैल्यू माइनस का 20। तो बी इनपुट वैल्यू 120 के लिए कितनी रहेगी वो हमें मेजर करनी है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें एक चीज़ समझनी है कि 120 वैल्यू कौन सी रेंज के अंदर आएगी। तो देखिए ये तो लेस देन इक्वल टू 80 है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, और ये ग्रेटर देन 120 है, इक्वल टू में नहीं है हमारे पास, लेकिन जो 120 वैल्यू आएगी वो इस रेंज के अंदर आएगी, ठीक है, जो रिमेनिंग इनपुट वैल्यू है। तो सिंपल सी वैल्यू है कि बी वी इन की वैल्यू आपको 120 रखनी है, तो आपको बी वी आउट की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी वी आउट कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू बी वी इन है 120 और माइनस का 20। पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, 240 माइनस का 20, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू होता तो 120 की वैल्यू सिंपल 255 बी वी आउट की वैल्यू आ जाती, बट इक्वल टू नहीं है हमारे पास, तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि रिमेनिंग के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वही सिंपल सा चीज़ इसमें गिवन है हमारे पास कि बी वी इन 120 वैल्यू जो फॉल्स इनटू द थर्ड कंडीशन, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू बी वी इन माइनस 20, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 20, 220 हमारे पास बी वी आउट की वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये CCD रे एलिमेंट in a remote sensing sensor measures incoming radiation and its output voltage varies linearly between 0 voltage to 5 volt. This voltage is converted to an 8-bit digital image using an analog to digital converter ADC. The ADC has a linear response without bias or noise. If the output image pixel has a digital number of 100, द इनपुट वोल्टेज टू द ADC वुड बी, वोल्ट में निकालना है, राउंडेड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले CCDR एलिमेंट जिसका आउटपुट वोल्टेज 0 से लेके 5 वोल्ट तक वेरी करता है,
ठीक है। और दिस एनालॉग वोल्टेज इज देन कन्वर्टेड इनटू एन 8 बिट डिजिटल इमेज बाय एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एडीसी विद ए लीनियर रेस्पॉन्स, नो बायस, नो नॉइज है हमारे पास। और आउटपुट इमेज पिक्सल हैज ए डिजिटल नंबर ऑफ 100 एंड वी नीड टू फाइंड द इनपुट वोल्टेज टू द एडीसी। तो वो क्या रहेगी हमारे पास, सबसे पहले हम निकालेंगे पॉसिबल डिजिटल वैल्यू या डिजिटल लेवल्स। हमारे पास 2 की पावर 8 है, 8 बिट इमेज है, ठीक है। तो 8 बिट इमेज के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज रहेंगी, लेवल्स रहेंगे, 2 की पावर 8 रहता है हमारे पास, तो 256 लेवल्स रहेंगे। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो वैल्यू रहती है 0 इंक्लूड रहती है और हाईएस्ट हमारे पास 255 रहेगी, ठीक है। तो वोल्टेज रेंज हमारे पास कितनी है, 5 वोल्ट से 0 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट रेंज है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या इनपुट वोल्टेज रेंज भी निकाल ली। थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारे पास कि रिजोल्यूशन पर डिजिटल लेवल कितना होगा। तो जितना वोल्टेज रेंज है 5 वोल्ट है टोटल, और लेवल हमारे पास कितने 255 है, तो हाईएस्ट लेवल 255 हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इनपुट वोल्टेज फॉर ए डिजिटल नंबर ऑफ 100 के लिए इंटू 100 हो जाएगा। तो कौन सा लेवल आ जाएगा हमारे पास, 500 अपॉन में 255 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1.96 वोल्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा समझने वाली बात है कि लेवल्स जो है 0 से 255 है हमारे पास, और इसी को कवर करने के लिए जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 0 से लेके 5 वोल्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू है वो है हमारे पास 100 की, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं हमारे पास अप्रोक्सीमेट 100 रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल लीनियर वाला क्वेश्चन हो जाता है कि 100 वैल्यू के लिए कितना ये इनपुट वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपल 1.96 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल से कैलकुलेशन है जो कि हाईएस्ट वैल्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 255 माइनस, हमें इनपुट वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले इनपुट वाली वैल्यू को लेना है। तो 5 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाई 255 वोल्ट माइनस का 0, ठीक है, और 100 के लिए हो जाएगा। तो एक जो हम लीनियर के लिए एक इंटरपोलेशन जैसी जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसके केस में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 255 वही सेम चीज़ हो जाएगी जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, जो कि 1.96 वोल्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इन supervised digital image classification the number of combinations to be evaluated to select 3 best bands out of 5 bands। तो इसके लिए हमारे पास कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो हमें 3 बेस्ट बैंड सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 5 बैंड्स। तो टोटल जो नंबर ऑफ बैंड्स हैं वो हमारे पास 5 है, एन की वैल्यू 5 हो गई। के हमारे पास मान लेते हैं कि 3 नंबर ऑफ बैंड्स हमें सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है सिंपल सा कि C5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस के फैक्टोरियल रहता है। तो इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करोगे ऊपर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल और n माइनस के मतलब 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और यहाँ पे जो 2 फैक्टोरियल है 2 इंटू 1 लिख दोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो आंसर हमारे पास कितना है, 10 आंसर हो जाएगा। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व की हुई है। 5 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करोगे 120, 3 फैक्टोरियल 6 और 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे पता है कॉम्बिनेशन का क्या रहेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल इंटू n माइनस के फैक्टोरियल, ठीक है। n हमें पता है टोटल नंबर ऑफ आइटम टू चूज फ्रॉम, और k इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स टू चूज, ठीक है, जो कि यहाँ पे 3 बैंड्स और टोटल 5 बैंड्स है। तो उसका आंसर हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट जो 74 से क्वेश्चन स्टार्ट है वो है हमारे पास 84 तक 11 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो इसमें 74 क्वेश्चन नंबर क्या है कि द फिगर बिलो शोज इज 1 डायमेंशनल फंक्शन एफ एंड ए फिल्टर डब्ल्यू दे रखा है। कंसिडर एफ इज पैडेड विद जीरोज ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड हमारे पास क्या जीरोज है। विच वन अमंग द फॉलोइंग विल बी द फाइनल कॉन्वोल्यूशन आउटपुट ऑफ एफ विद डब्ल्यू आफ्टर द पैडिंग जीरोज आर रिमूव्ड फ्रॉम द आउटपुट। तो आउटपुट निकालना है हमारे पास फिल्टर लगा के डब्ल्यू वाला, और फंक्शन हमारे पास एफ गिवन है, ठीक है।
तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है 00100 321 00 00 123 123 00, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है हमारे पास फंडामेंटल डेफिनेशन डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन की क्या है हमारे पास f इंटू एन डब्लू एन ब्रैकेट में, ठीक है। तो समीशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक m की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, f के अंदर 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ f हमारे पास 5 है और w का हमारे पास कितना है, 3 है हमारे पास, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास वो है द पैडिंग जीरो इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटपुट देन बिकम सिंपल WN-2, क्योंकि हमारे पास बोथ एंड्स में जीरोज है, ठीक है। तो n-2 हो जाएगा। इट इंट्रिंसिकली प्रोड्यूसेस जीरो एट द बिगिनिंग ड्यू टू शिफ्ट एंड देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ w appear since f has length 5 and shifted w has elements up to index of 4 द आउटपुट वैल्यू इज नेचुरली लेंथ 5। तो हमारे पास जो आंसर भी निकलेगा वैसे भी 5 का ही लेंथ का निकलेगा, क्योंकि फंक्शन भी हमारे पास 5 का है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, तो कन्वोल्यूशन ऑफ एनी सिग्नल x विद ए शिफ्टेड इम्पल्स क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ n माइनस के, एक्स एन माइनस के हमारे पास, x जो है वो शिफ्टेड बाई x पोजिशन है। तो जो WN-2 है, अब W की वैल्यू जो गिवन है हमारे पास फिल्टर की 1 2 3 वैल्यू गिवन है, तो n-2 में जो भी नेगेटिव होगा वो जीरो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। तो n इज इक्वल टू जीरो जब पुट करते हैं तो 0 -2 -2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेस देन जीरो है तो वो जीरो रहेगा। n-1 करेंगे तो 1 -2 -1 होगा, लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 2 -2 जीरो हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 गिवन है। और 3 -2 हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो W1 की वैल्यू कितना है, 2 गिवन है, और W3 कितना है, 3 गिवन है, और उससे कम वाले हमारे पास 0 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंसिडरिंग जीरो इंडेक्सिंग वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज एट इंडेक्स 0, तो हमारे पास देखिए क्या वैल्यू आ गई, 2 0 आ गई, 1 2 3 आ गया हमारे पास। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 0 1 2 3, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फिगर बिलो शोज द स्कैटर प्लॉट ऑफ ट्रेनिंग पिक्सल्स ऑफ वाटर W, सैंड S है, फॉरेस्ट F है हमारे पास, और कमर्शियल हमारे पास C है इन बैंड्स 1 and 2। पिक्सल A हैविंग डिजिटल नंबर 4 and 6 इन बैंड 1 and बैंड 2 रेस्पेक्टिवली इज टू बी क्लासिफाइड यूजिंग K नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर हैविंग द वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 5। K की वैल्यू हमारे पास 5 है। द असाइंड क्लास फॉर द पिक्सल A की क्या वैल्यू रहेगी वो हमें निकालना है। तो देखिए आपको क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, इन W का तो 6 3 है, 5 3 है, और 4 2 है। ऐसे ही आपने क्या सभी जो भी पॉइंट्स हैं उनके इस तरीके से x और y बैंड 1 और बैंड 2 के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। उन्हीं की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि टू क्लासीफाई पिक्सल ए यूजिंग K नियरेस्ट नेबर KNN क्लासीफायर विद K इज इक्वल टू 5 वी नीड द फॉलो दीज स्टेप। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पिक्सल ए। तो अगर हम पिक्सल ए का देखते हैं तो ये क्रॉस वाला x में देखते हैं 4 है हमारे पास, और y बैंड 2 में हमारे पास 6 है, ठीक है। तो 4 6 हमारे पास क्या हो गया, इसका लोकेशन हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है। मीनिंग बैंड 1 वैल्यू 4 है और बैंड 2 वैल्यू हमारे पास 6 है। इसी तरीके से हमने क्या सभी जो भी क्लासिफिकेशन गिवन है, ठीक है, चाहे वो वाटर हो, सैंड हो, पिक्सल, फॉरेस्ट हो, कमर्शियल हो, वो सभी की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा पिक्सल ए के रेस्पेक्ट में। अगर x1 y1 हमारे पास क्या हो गया, 4 6 हो गया, ठीक है। x1 की वैल्यू हो गई 4 और y1 की वैल्यू हो गई 6, और x2 y2 क्या है, ऑल अदर ट्रेनिंग पिक्सल्स हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो हमने देखा था 2 4 3 5 और 3 6 हमारे पास एलिमेंट था, ठीक है। तो उस तरीके से रख लिया वैल्यू यहाँ पे। इसमें फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट है हमारे पास। 4 6 आपको हर एक में मिलेगा क्योंकि ये पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट वैल्यू है, ठीक है। और बाकी जो वाटर का पिक्सल था या फिर सैंड का पिक्सल था उन सभी की वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो ईजिली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो 2 4 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो x2 2 हो गया और x1 हमारे पास 4 हो गया।
वहीं हमारे पास y2 4 हो गया और y1 हमारे पास 6 हो गया। तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4 माइनस 6 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट इसका करेंगे तो रूट ऑफ 8 आ रहा है। सिमिलरली आप देखोगे तो बाकियों का भी निकाल सकते हो, बाकी कोऑर्डिनेट से भी। और सैंड के भी आपको सबसे पहले पिक्सल्स की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो अगर हम सैंड का देखते हैं 5 6 जो पिक्सल है, देखिए 5 हमारे पास है और 6 हमारे पास है, ठीक है। तो इसका हिसाब से निकाला हमने, ठीक है। तो 5 6 और 4 6 हमारे पास है ऑलरेडी। तो 5 6 और 4 6 ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1। तो x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सॉरी x2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आ जाएगा। बट मैंने क्या स्क्वायर रूट में ही रखा है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी ऑब्वियसली हम उसको फाइंड आउट करते हैं, उसका स्क्वायर रूट भी ज़्यादा रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर रूट में ही रखा है, इसका वैल्यू आगे कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या फिर फॉरेस्ट के पिक्सल से भी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 34, स्क्वायर रूट ऑफ 72, 74 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आ रहे हैं हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस है। तो हमारे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट टॉप के इज इक्वल टू 5 नाइबर्स, क्योंकि के की वैल्यू कितनी की बनती है हमारे पास 5 नाइबर्स की, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें निकालना है सबसे कम वाली वैल्यू, एक तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा हमारे पास, फिर 5 वाली हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अगर आप आगे कैलकुलेट करोगे तो इनकी वैल्यू 1.414 आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास 2.236 हो गई। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या वाटर हो गया, सैंड हो गया, वाटर हो गया, सैंड हो गया, सैंड हो गया हमारे पास, ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से भी, जिससे असेंडिंग ऑर्डर में जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो कि 3 का जो है वो हमारे पास सैंड है, ठीक है। और 2 का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास वाटर बॉडी है, ठीक है। तो जो नियरेस्ट वाली है 5 में से 3 का सैंड है, 2 का वाटर है, इसलिए फॉरेस्ट हमारे पास 0 है, कमर्शियल का 0 है, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्लास अमंग द 5 नियरेस्ट नाइबर्स इज सैंड। तो जो पिक्सल असाइन होगा हमारे पास क्लास, ठीक है, पिक्सल को, वो हमारे पास सैंड असाइंड हो जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट और हाईएस्ट जो है टॉप 5 में वो सैंड की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आंसर बी सैंड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से के एन एन के नियरेस्ट नाइबर का कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए रिमोट सेंसिंग इमेज इज एक्वायर्ड फ्रॉम एन IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज सैटेलाइट, initially a two-dimensional filter with a transfer function HUV exponential of minus d square UV upon में 2D नॉट स्क्वायर is applied to reduce scanline effects. Here DUV हमारे पास क्या है, distance from the center of the frequency rectangle and D naught is the cutoff frequency. Which one of the following will be the transfer function for the corresponding filter to detect the edges in the image? तो इसका explanation देखते हैं कि the problem states that the two-dimensional filter with ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास है। तो एच यू बी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डी स्क्वायर यू बी अपॉन में 2D नॉट स्क्वायर है। तो ये जो एच यू बी है वहाँ पर इज अप्लाइड टू रिड्यूस स्कैन लाइन इफेक्ट्स। ये डी यू बी की हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रिक्वेंसी रेक्टेंगल, और डी नॉट हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बने, ठीक है। तो वी नीड टू ट्रांसफर द ट्रांसफर डायरेक्शन, वी नीड टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द कोरस्पॉन्डिंग फिल्टर टू डिटेक्ट द इमेजेस इन द एजेस इन द इमेज। तो ये जो गिवन फिल्टर है वो कौन सा फिल्टर है हमारे पास, गॉसियन लो पास फिल्टर है हमारे पास। तो गॉसियन फिल्टर्स आर नोन फॉर देयर स्मूथिंग पर्पज प्रॉपर्टीज विच हेल्प रिड्यूस नॉइज एंड स्कैन लाइन इफेक्ट्स, ठीक है। टू डिटेक्ट एजेस इन एन इमेज वी टिपिकली यूज हाई पास फिल्टर, लेकिन हमें एजेस को डिटेक्ट करने के लिए हाई पास फिल्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और लो पास फिल्टर हमारे पास गिवन है, तो जब हाई पास फिल्टर निकालेंगे तो 1 माइनस का लो पास फिल्टर कर देते हैं हम, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास 1 माइनस का लो पास फिल्टर कौन सा है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का डी स्क्वायर यू वी, ठीक है। और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2D नॉट स्क्वायर, ये नेगेटिव में हमारे पास। तो 1 माइनस का आपको लो पास फिल्टर कर देना है और हाई पास फिल्टर आपको निकल आएगा जो कि एजेस को डिटेक्ट करता है हमारे पास, ठीक है। तो उसी चीज़ को पूछा हुआ है हमारे पास।
क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास लो पास फिल्टर है और हमें निकालना क्या है, डिटेक्ट द एजेस इन द इमेज, तो हाई पास फिल्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो 1 माइनस का एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डी स्क्वायर यू वी अपन में 2d नॉट स्क्वायर हो जाएगा। आंसर ए हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसिडर एन इमेजिंग सिस्टम विद 128 by 128 pixels that produces a noiseless distortion free digital image. It is used to digitize checkerboard's pattern where all squares of the pattern are in the field of view. Using this imaging system, if a checkerboard pattern with 128 by 128 squares is digitized, each square will be 1 by 1 pixel in size. What is the size of checkerboard square in the generated digital image for which spatial aliasing is observed, measured in pixels for the imaging system? ऑप्शन गिवन है वहाँ पर 1, 2.9 और 2.5। तो इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, स्पेशियल अलाइजिंग अकर्स व्हेन द सैम्पलिंग रेट ऑफ ए सिग्नल इज लेस देन ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द सिग्नल। निक्विस्ट शैनन सैम्पलिंग थ्योरम है हमारे पास कि स्पेशल अलाइजिंग जब अगर करता है जब सैम्पलिंग रेट हमारे पास सिग्नल का वो ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से लेस देन हो। So for a checkerboard pattern, the signal or information is the alternating black and white squares. The fundamental, क्योंकि अगर आपने चेस बोर्ड देखा होगा उसी तरीके से चेकरबोर्ड है, एक ब्लैक होता है एक वाइट होता है। ठीक है, the fundamental spatial frequency of a checkerboard pattern is determined by the size of its square. Let the size of checkerboard square be s pixel in the imaging system. हमने s पिक्सल्स का मान लिया, स्क्वायर चेकरबोर्ड है। द चेकरबोर्ड पैटर्न कंसिस्ट ऑफ एन अल्टरनेटिंग ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर, और अल्टरनेटिंग ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर है जैसे कि चेस बोर्ड के अंदर होता है। टू रिजॉल्व ए पेयर ऑफ ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स वन साइकिल ऑफ पैटर्न, द इमेजिंग सिस्टम मस्ट सैंपल एट लीस्ट ट्वाइस विद इन द साइकिल, क्योंकि डबल ऑफ द फ्रिक्वेंसी से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इमेजिंग सिस्टम जो है वो सैंपल का वो एटलीस्ट साइकिल के अंदर 2 बार होना चाहिए। कंसिडर द स्मॉलेस्ट चेकरबोर्ड स्क्वायर साइज दैट वुड लीड टू अलाइजिंग। इफ द चेकरबोर्ड स्क्वायर हैज ए साइज ऑफ s पिक्सल्स, देन ए फुल साइकिल हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2s की हो जाएगी, एक ब्लैक की और एक वाइट की हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, 2 ही है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द Nyquist Shannon sampling theorem, to avoid aliasing, the sampling frequency must be at least twice the highest frequency component of the signal. तो हमने देखा अभी कि twice the highest frequency से कम होना चाहिए। So in a digital image, the sampling is done by pixels. A pixel can only represent one value. If the checkerboard square has a size of 1 pixel, मतलब s की वैल्यू 1 हो गई, then a black square is 1 pixel and a white square भी हमारे पास 1 पिक्सल हो जाएगा। इसका मतलब क्या पैटर्न रहेगा, ब्लैक वाइट इस तरीके से चलता रहेगा अल्टरनेट फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, क्योंकि 2 ही हमारे पास हैं, ब्लैक और वाइट में चेकरबोर्ड अवेलेबल है। ए पिक्सल इन द इमेजिंग सिस्टम वुड सैंपल ईदर अ ब्लैक और ए स्क्वायर वाइट। ठीक है, वाइट स्क्वायर। इफ द पिक्सल ग्रिड परफेक्टली अलाइंस, ए 1 by 1 पिक्सल कुड परफेक्टली कैप्चर ए 1 by 1 स्क्वायर। अगर परफेक्टली है हमारे पास तो 1 by 1 स्क्वायर को कैप्चर करेगा। However, the Nyquist frequency relates to the ability to the distinguish alternating pattern. For a checkerboard pattern, the highest spatial frequency corresponds to smallest features, which are the individual squares. To correctly represent the spatial frequency, we need at least 2 samples per cycle. क्योंकि डबल ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से कम होना चाहिए, तो एक साइकिल के अंदर 2 सैंपल हमारे पास एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, सो इफ ए चेकरबोर्ड स्क्वायर हैज ए डायमेंशन ऑफ s, देन कंप्लीट साइकिल हमारे पास 2s पिक्सल की हो जाएगी, एक ब्लैक और एक वाइट हमारे पास। सैम्पलिंग रेट ऑफ इमेजिंग पिक्सल इज 1 पिक्सल पर यूनिट। इमेजिंग सिस्टम का जो सैम्पलिंग रेट है हमारे पास, तो अलाइजिंग कब अगर करेगी, जब स्पेशल फ्रिक्वेंसी ऑफ द पैटर्न इज टू हाई फॉर द सैम्पलिंग रेट। दिस हैपन व्हेन देयर इज लेस देन 2 पिक्सल टू सैंपल ए फुल साइकिल ऑफ पैटर्न। क्योंकि एक साइकिल हमारे पास 2 पिक्सल का है ब्लैक और वाइट का, लेकिन उससे कम होना चाहिए, तब हमारे पास अलाइजिंग अकर करेगी। ठीक है, सो इफ ए चेकरबोर्ड स्क्वायर हैज ए साइज ऑफ s पिक्सल, देन अ साइकिल ब्लैक एंड वाइट हैज ए साइज ऑफ 2s पिक्सल। टू अवॉइड अलाइजिंग वी नीड टू एट लीस्ट 2 samples per cycle. This means 2s pixel must be greater than or equal to 2 samples. However, we are looking for the condition where aliasing is observed.
This occurs when we don't have enough samples to distinguish the pattern. Consider the spatial frequency. The spatial period of the checkerboard pattern means one black and one white square is 2s और स्पेशल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1/2s। ठीक है, तो जो न्यूक्विस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग सिस्टम जो हो जाएगा हाफ ऑफ सैम्पलिंग रेट होता है। और सिंस हमारे पास पिक्सल का साइज 1/1 गिवन है तो सैम्पलिंग रेट हमारे पास 1 सैंपल बाई पिक्सल हो जाएगा। तो एफ न्यूक्विस्ट कितना 1/2 या फिर हाफ ऑफ साइकिल पर पिक्सल हो जाएगा। हमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि अलाइजिंग अकर को करेगी, तो अलाइजिंग अकर व्हेन द स्पेशल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज ग्रेटर देन द न्यूक्विस्ट फ्रिक्वेंसी। तो 1/2s इज ग्रेटर देन हाफ, इसका मतलब s इज लेस देन 1। However, in discrete system, we typically consider the Nyquist limit at which point aliasing begins to start. तो s is equal to 1 मतलब black square is 1 pixel और white square is 1 pixel. A single pixel in the imaging system sample one of these squares, it cannot distinguish between a black square है या फिर white square है अगर एक पिक्सल रहेगा हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी दो ही है हमारे पास। ठीक है, तो वो ब्लैक आएगा या वाइट आएगा क्योंकि सैम्पलिंग हमारे पास लेस देन 1 है अगर हमें अलाइजिंग अकर कराना है हमारे पास। ठीक है, सो इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ए ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर इफ दे आर बोथ 1 पिक्सल वाइड एंड द सैम्पलिंग ग्रिड अलाइंस परफेक्टली विद द स्क्वायर बाउंड्री इन सच अ वे दैट it only captures 1 color per pixel. If the pattern is black white black white black white and the pixels are aligned, a pixel would sample either black or white but might not capture the transition clearly, leading to aliasing if the phase is unfortunate. तो इसका जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या है ऑप्शन में गिवन, वो है हमारे पास 1, 2.9 और 2.5। तो s इज लेस देन 1 के लिए हमारे पास स्पेशल अलाइजिंग ऑब्जर्व की जाएगी, अकर करेगी हमारे पास। ठीक है, कहाँ से है हमारे पास 1/2s जो है वो लेस देन हाफ होगा हमारे पास। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो 2s इज ग्रेटर देन 2 और ये हो जाएगा 1, तो s इज ग्रेटर देन 1। तो अलाइजिंग अकर नहीं करेगी, लेकिन अकर करने के लिए हमारे पास ये जो होना चाहिए वो लेस देन नहीं ग्रेटर देन होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे कि 1/2s जो है स्पेशल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज ग्रेटर देन द न्यूक्विस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द सैम्पलिंग सिस्टम। तो 1/2 से 1/2s ग्रेटर देन होना चाहिए, इसलिए s इज लेस देन 1 है और ऑप्शन में हमारे पास 0.9 लेस देन 1 है हमारे पास, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें अलाइजिंग अकर करने वाला चाहिए, अगर वो 1/2s लेस देन रहेगा तो स्पेशल जो अलाइजिंग है वो अकर नहीं करेगी। अकर करने के लिए हमारे पास 1/2s शुड बी ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फॉर द कोरिलेशन मैट्रिक्स ऑफ ए 4 बैंड सैटेलाइट इमेज एज शोन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब इसके अंदर हमारे पास बैंड 1 और बैंड 2 में जो भी रिलेशनशिप है उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में बैंड 1 के बीच में 1 रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली डायगोनल वैल्यू जो है वो 1 है हमारे पास, क्योंकि सेम बैंड की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है बैंड 3 प्रोवाइड सम यूनिक इन्फॉर्मेशन नॉट फाउंड इन अदर बैंड्स। उसके अलावा हमारे पास देयर इज ए हाई रिडंडेंसी इन बैंड 2 एंड 4। The standard deviation of all the bands is equal. Image cannot be classified using band 1 and 3 only. तो ऑप्शन हमारे पास एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, MSQ है हमारे पास। तो इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सबसे पहले कोरिलेशन मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्लोज टू 1 पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसका मतलब वो लीनियर रिलेशनशिप को दिखाता है उन दोनों बैंड्स के बीच में। ये चीज़ हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर के अंदर भी देखी है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर्स हैं हमारे पास। ठीक है, सो फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट क्लोज टू 1 पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और वहीं अगर आप देखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा नीचे डाउनवर्ड की साइड। ठीक है, बट ये बताते हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 बैंड्स, मीनिंग दे प्रोवाइड सिमिलर इन्फॉर्मेशन, हाई रिडंडेंसी। और कोरिलेशन कोफिशिएंट क्लोज टू 0 इंडिकेट क्या है हमारे पास, वीक और नो लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द बैंड्स, प्रोवाइड यूनिक और इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास ऑलवेज 1 बिकॉज ए बैंड इज परफेक्टली कोरिलेटेड विद इटसेल्फ। अब दोनों क्या है एक दूसरे से
वो बता रहे हैं हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप, तो वैल्यू हमारे पास 1 ही रहेगी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो लीनियर रहते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 रहते हैं। अब सबसे पहला जो ऑप्शन गिवन है वो है बैंड 3 प्रोवाइड सम यूनिक इन्फॉर्मेशन नॉट फाउंड इन अदर बैंड्स। तो अगर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को देखते हैं बैंड 3 विद अदर बैंड्स, बैंड 3 का बाकी बैंड्स के साथ जो है 0.36 है, 0.4 है और 0.42 है हमारे पास, ठीक है। तो लो कोरिलेशन है हमारे पास, बेसिकली नियरेस्ट 1 होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। So since band 3 has relatively low correlation values with all other bands, means coefficient are far from 1, it suggests that band 3 captures information that is distinct and not highly redundant with the information in band 1, 2 and 4. तो ऑप्शन ए जो है वो वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वहाँ पर, देयर इज हाई रिडंडेंसी इन बैंड 2 एंड 4। लुक एट द कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास कितना है बैंड 2 और बैंड 4 का हमारे पास। तो बैंड 2 और बैंड 4 का अगर हम देखते हैं तो 0.93 है। तो आप कहीं पर भी देख लीजिए कि बैंड 2 और बैंड 4 हमने यहाँ से देखा, और अगर हम यहाँ से भी देखते हैं कि बैंड 2 और बैंड 4 तो भी 0.93, ये कोफिशिएंट हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0.93 है हमारे पास बैंड 2 और बैंड 3, नियरेस्ट टू 1 है। ए कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.93 इज वेरी क्लोज टू 1, इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। दिस मीन्स बैंड 2 एंड बैंड 4 प्रोवाइड वेरी सिमिलर इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू हाई रिडंडेंसी। तो ऑप्शन बी भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाई रिडंडेंसी है क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्लोज टू 1 का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप है, मीन्स सिमिलर इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं, हाई रिडंडेंसी है, ठीक है। वहीं अगर क्लोज टू 0 रहेगा, वीक और नो लीनियर रिलेशनशिप होगा, यूनिक और इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन से अगर हमारे पास देखते हैं कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द बैंड्स इज इक्वल, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स ओनली प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द लीनियर रिलेशनशिप बैंड बिटवीन बैंड्स, इट डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन or variance of individual bands. While some assumption might be made in certain statistical models, a correlation matrix alone is insufficient to conclude that the standard deviations are equal. तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं बता सकते, इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि इमेज कैन नॉट बी क्लासिफाइड यूजिंग बैंड्स 1 and 3 ओनली। तो इमेज क्लासिफिकेशन इज जनरली डिजायरेबल टू यूज बैंड्स डेट प्रोवाइड डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन टू मैक्सिमाइज द डिस्क्रिमिनेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। तो बैंड 1 और बैंड 3 का अगर हम देखते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.36 है, बहुत कम है हमारे पास, क्लोज टू 0 माना जाएगा, ठीक है। विच मीन्स दे प्रोवाइड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। दिस इज बेनिफिशियल फॉर क्लासिफिकेशन एज दे आर नॉट रिडंडेंट एंड कंट्रीब्यूट टू यूनिक फीचर्स। While using more bands often improves classification accuracy, the statement says cannot be classified. With 2 bands providing unique information, it is possible to perform classification, although perhaps not optimally compared to using all bands. The low correlation coefficient them actually makes them a good pair for classification. तो not be classified है, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है, और इसमें करेक्ट पूछे गए तो आंसर ए और बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 79 क्वेश्चन नंबर है। तो 79 में हमारे पास कि द हिस्टोग्राम ऑफ ए रेड बैंड है हमारे पास, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे कि ए रेड बैंड इन ए 3-bit सैटेलाइट इमेज इज शोन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है, MSQ है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ये हिस्टोग्राम गिवन है जिसमें डिजिटल नंबर्स हैं, क्योंकि 2 की पावर 8, क्योंकि 2 की पावर n होता है, अगर n की वैल्यू 8 होती, 8-bit इमेज होती तो 8 हो जाता वो, बट यहाँ पे क्या 3-bit इमेज है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 हमारे पास डिजिटल नंबर रहेंगे 0 से लेके 7 तक हमारे पास, ठीक है। तो ये डिजिटल नंबर है, और उस डिजिटल नंबर की कितने पिक्सल्स हैं, मतलब कि नंबर ऑफ पिक्सल्स हो गई, फ्रिक्वेंसी है हमारे पास, जैसे कि 0 का हमारे पास 4000 है, ठीक है। 1 नंबर की 500 है, 2 नंबर की 1000 है, 3 नंबर की 1500 है,
4 नंबर की हमारे पास फिर से 1000 है, 5 की हमारे पास 500 है और 6 की हमारे पास 1000 है, 7 की हमारे पास 500 है। तो ये नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, फ्रिक्वेंसी गिवन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास देयर आर मोर डार्कर पिक्सल्स इन द इमेज, दूसरा है देयर आर मोर ब्राइटर पिक्सल इन द इमेज। तो दोनों में से एक ही करेक्ट होगी। द मीन डिजिटल नंबर ऑफ द इमेज इज 1250, मीन डिजिटल नंबर बताया है। तो ये तो वैसे ही गलत लग रही है हमारे पास, क्योंकि डिजिटल नंबर 7 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता हमारे पास, ये फ्रिक्वेंसी से कंफ्यूज कर रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन है इट मे बी प्रिडिक्टेड दैट अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द एरिया इन द इमेज इज कवर्ड बाय द मटेरियल विद लो स्पेक्ट्रल अल्बीडो इन द रेड बैंड। लो स्पेक्ट्रल मतलब कि जिसका डिजिटल नंबर कम है हमारे पास, ठीक है। तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं कि मोर डार्कर पिक्सल इन द इमेज है, इसका मतलब कि लोअर डिजिटल नंबर वाली या लोअर रिफ्लेक्टेंस वाली पिक्सल्स जो है वो ज़्यादा है हमारे पास एज कंपेरिजन टू द हाइयर वैल्यू, ठीक है, या फिर हाइयर अल्बीडो या रिफ्लेक्टेंस वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे तो हम क्लियरली डिजिटल नंबर की फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोअर रिफ्लेक्टेंस की बात करते हैं तो 3 से कम का ले लेते हैं और 4 5 6 7 हम हाइयर रिफ्लेक्टेंस में ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर 3 से कम देखते हैं तो 4000 तो ये ऑलरेडी है, उसके अलावा कितना है, 500 है, 1000 है, 1500 है। वहीं अगर हाई रिफ्लेक्टेंस और ब्राइटर पिक्सल वैल्यू की बात करते हैं तो 1000 है, 500 है, 1000 है, 500 है, मतलब कि ऑलरेडी ये कम है हमारे पास एज कंपेरिजन टू द 4000, ठीक है। तो ये क्लियरली विजिबल है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हैं वो 0 की 4000 है, मतलब डार्कर पिक्सल्स हैं, ठीक है, जिसकी मतलब कि रिफ्लेक्टेंस वैल्यू क्या है, कम है हमारे पास, ठीक है। तो देयर आर मोर डार्कर पिक्सल इन द इमेज, ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो जब ऑप्शन ए करेक्ट है तो ब्राइटर पिक्सल हमारे पास कम है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी का मैंने आपको बताया कि मीन डिजिटल नंबर ऑफ द इमेज हमारे पास 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती तो एक बार के लिए हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते थे, बट डिजिटल नंबर मैक्सिमम 7 ही रहेगा हमारे पास, 2⁻³ नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यूज हमारे पास 7 या फिर टोटल 8 होती हैं, जिसमें आप देख सकते हो 0 से लेकर 7 तक हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है इट मे बी प्रेडिक्टेड एट अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द एरिया इन द इमेज इज कवर्ड बाय द मटेरियल विद लो स्पेक्ट्रल अल्बीडो इन द रेड बैंड। तो अगर हम लो रिफ्लेक्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, 0 को ही अगर हम कैलकुलेट करते हैं, बाकी 1 2 3 को भी अगर हम हाइयर भी मान लेते हैं एक तरीके से, तो इसका 40% आ जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे कि 4000 तो ऊपर है हमारे पास 0 वैल्यू वाली, ठीक है, लोअर रिफ्लेक्टेंस वाली, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। वहीं नीचे हमारे पास क्या टोटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, मतलब 4000 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 500। तो नीचे आप देखोगे तो 10,000 आ जाएगा, और इसको आप 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 2 3 0 1 2 3 0, 1 0 यहाँ से गया तो कितना आ गया, 40% आ गया सिर्फ 0 वैल्यू का, ठीक है। तो देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 40% जो एरिया है हमारे पास वो लो स्पेक्ट्रल अल्बीडो जो है उससे कवर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हो। सबसे पहले डिजिटल नंबर 0 से 7 2⁻³ मतलब 8 रेंजिंग रहेगी 0 से 7 तक की, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी हमारे पास वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में हमारे पास डिजिटल नंबर है। और लोअर डिजिटल नंबर मतलब कि डार्कर पिक्सल या फिर लोअर रिफ्लेक्टेंस अल्बीडो रहता है। हाइयर डिजिटल नंबर मतलब ब्राइटर पिक्सल्स रहेगा, हाइयर रिफ्लेक्टेंस अल्बीडो रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और डी करेक्ट है, बी और सी इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए और डी, ठीक है। और कैसे होगा हमारे पास, पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 3 तक हमने लोअर रिफ्लेक्टेंस वाली ली, और उससे ज़्यादा वाली हमारे पास बोला कि 4 से 7 तक हमारे पास क्या जनरली हाइयर रिफ्लेक्टेंस वाली वैल्यू है। तो अगर हम उनके डिजिटल नंबर हिस्टोग्राम से टोटल करते हैं तो 7000 है, इसका 3000, तो ऑब्वियसली लोअर डिजिटल नंबर वाली पिक्सल्स हमारे पास ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जब ऑप्शन ए करेक्ट है तो ऑप्शन बी ऑलरेडी उसका रिवर्स है, तो गलत हो जाएगा। सी की बात करते हैं तो मीन डिजिटल नंबर ऑफ इमेज 1250, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 3 बिट इमेज है, मतलब मैक्सिमम 8 वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो उसका मीन तो ऑब्वियसली उससे कम ही रहेगा। ये मतलब कि मीन फ्रिक्वेंसी से कन्फ्यूज हो रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन सी गलत है। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ डिजिटल नंबर 0 का लिया,
जो कि 4000 है, ठीक है। वहीं अगर टोटल आप करोगे इन सब का तो कितना है 10,000 आएगा। इसका परसेंटेज निकालोगे तो 4000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू का 100 कर दोगे तो ये हमारे पास 40% आ जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बी और सी गलत हो जाएगा, ए और डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग एक्रोस ट्रैक स्कैनिंग सेंसर ऑफ एन एयरबोर्न ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम। पहला ऑप्शन है द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट लाइन। दूसरा है देयर इज नो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट लाइन। तो ए और बी में से एक करेक्ट होगा आंसर। द ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम नादिर, द लेसर इज द इमेज स्केल कंप्रेशन। फोर्थ ऑप्शन है लीनियर फीचर्स हैव सिग्मोइडल डिस्टॉर्शन। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्रोस ट्रैक स्कैनर्स हमारे पास क्या है, विस्को रूम स्कैनर्स भी होते हैं जो कि डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द रोटेटिंग अ मिरर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट। तो जैसे कि हमारे पास नीचे ग्राउंड है, ठीक है, ऊपर हमारे पास फ्लाइट रहती है जिसके ऊपर एक रोटेटिंग स्कैनर रहता है, हमारे पास रोटेटिंग मिरर रहता है और उसके परपेंडिकुलरली ये क्या है स्कैन करते हुए जाता है हमारे पास, ठीक है। अलॉन्ग ट्रैक नहीं है हमारे पास, अक्रॉस द ट्रैक है। ये इस तरीके से हमारे पास स्कैन करते हुए जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे रोटेटिंग मिरर रहता है। ये हमारे पास रिमोट सेंसिंग जो प्लेटफॉर्म सेंसर वाली लेक्चर सीरीज है उसके अंदर हमने देखा हुआ है, ठीक है। अब स्कैन लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर होती हैं टू द फ्लाइट लाइन। उसके अलावा पिक्सल्स विद इन अ स्कैन लाइन आर कलेक्टेड एट वेरिंग एंगल्स फ्रॉम नादर। सक्सेसिव स्कैन लाइंस कौन सी होती हैं, आर फॉर्म्ड एज एयरक्राफ्ट मूव्स फॉरवर्ड। जैसे मैंने बताया कि ये हमारे पास ग्राउंड है तो रोटेटिंग मिरर ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्रिप वाइज हमारे पास स्कैन करते हुए चलता है अक्रॉस ट्रैक के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है कि द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट लाइन। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इन इमेजरी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू इट्स बेस caused by the object's elevation above or below the datum and the sensor's perspective। तो across track scanning में क्या होता है, the scanning mechanism is perpendicular to the flight line, therefore relief displacement for objects of nadir with primarily occur perpendicular to the flight line, example along the scan direction। तो अगर आप देखोगे एक विजुअलाइज कीजिए, ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, जिसके डेटम से ऊपर हाइट है या फिर अंडरग्राउंड रहता है, मतलब कि बिलो द डेटम रहता है। तो हमारे पास बेस से लेके जो उसका डायरेक्शन है और जो उसका हाइट है हमारे पास वो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रोटेटिंग स्कैनर है जो सेंसर के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, और ये फ्लाइट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसने हमारे पास क्या है स्कैन लाइन प्रोड्यूस की, इस तरीके से वो स्कैन करते हुए चल रहा है ग्राउंड को स्ट्रिप बनाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अलोंग द डायरेक्शन न होके वो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर टू द फ्लाइट लाइन होता है हमारे पास। अगर इस तरीके से बनता रिलीफ डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द फ्लाइट लाइन होता है, बट हमारे पास ये अक्रॉस ट्रैक में जैसे स्कैन लाइन होती है उसके अक्रॉस ही हमारे पास, उसके अलोंग ही हमारे पास क्या है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो जो फ्लाइट लाइन के परपेंडिकुलरली हमारे पास है स्कैनिंग मैकेनिज्म, तो जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारे पास परपेंडिकुलर टू द फ्लाइट लाइन होता है, अलोंग द डायरेक्शन नहीं होता है हमारे पास। तो ऑप्शन ए करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर इज नो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट लाइन। तो ये हमारे पास इन्वर्स है उसका, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है जैसे कि अभी हमने फिगर में भी देखा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि द ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम नादिर, द लेसर इज द इमेज स्केल कंप्रेशन। तो नादिर एक ऐसा पॉइंट है जो डायरेक्टली बीनीथ द सेंसर है, ठीक है। तो इमेज स्केल कंप्रेशन इन अक्रॉस ट्रैक स्कैनर्स अकर्स बिकॉज द इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। IFOV हमें पता है कि एक शटरिंग में या इंस्टेंटेनियस टाइम में कितना वो ग्राउंड को कवर कर रहा है। वहीं अगर टोटल फ्लाइट फील्ड ऑफ व्यू की बात करते हैं तो वो हमारे पास टोटल स्वाथ विड्थ को वो कवर करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो इमेज स्केल इंस्टेंटेनियस कंप्रेशन है वो हमारे पास IFOV इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू की वजह से एक डिटेक्टर के कितना कवर कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज एज द स्कैनिंग एंगल मूव्स फ्रॉम
अवे फ्रॉम द नादिर। तो नादिर से जैसे जैसे अवे जाते हैं वो हमारे पास एक कंप्रेशन देखने के लिए मिलता है और वो इंक्रीज भी करता है हमारे पास, ठीक है। बीनीथ देखोगे तो एकदम स्क्वायर शेप बनता है, जैसे जैसे अवे फ्रॉम जाते हो तो रेक्टेंगुलर शेप बनता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो जाता है अवे फ्रॉम द नादिर, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट्स फर्दर और फार्दर अवे from nadir are squeezed into fewer pixels along the scan line leading to scale compression। तो वहाँ पे हमें कंप्रेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि नादिर पे हमारे पास कोई ज़्यादा स्केल कंप्रेशन देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे जैसे हम फार्दर अवे और ग्रेटर डिस्टेंस जाते हैं फ्रॉम द नादिर, ठीक है, नादिर पे तो हमारे पास इस तरीके से मान लीजिए कि बनेगा, और जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं हमारे पास वहाँ हमारे पास स्केल कंप्रेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं हमारे पास, द ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम नादिर द लेसर इज द इमेज स्केल कंप्रेशन। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे फार्दर अवे ग्रेटर जाते हैं डिस्टेंस के साथ तो स्केल कंप्रेशन बढ़ता है ना कि कम होता है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है लीनियर फीचर्स हैव सिग्मोइडल डिस्टॉर्शन। तो सिग्मोइडल डिस्टॉर्शन मीन्स एस शेप्ड डिस्टॉर्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व्ड इन द across track scanner imagery. This is because the scanning mirror rotates at a constant angular velocity, but the ground velocity of the scan spot changes as it moves away from the nadir. Features that are straight on the ground can appear curved S shape in the image, especially those that are long and span a significant portion of the scan line. तो मिरर तो हमारे पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास जैसे जैसे अवे फ्रॉम द नादिर जाते हैं उसकी वेलोसिटी चेंज होती है हमारे पास, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा लेंथ का हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता है उतना ज़्यादा एस शेप्ड का वो इमेज के अंदर विजुअलाइज होता है, ठीक है। तो लीनियर फीचर जो है वो सिग्मोइडल डिस्टॉर्शन अकर करते हैं। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत है हमारे पास, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा बी और डी, ठीक है, क्योंकि करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन केस ऑफ नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स मीन्स एनडीवीआई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है इट इज फंक्शनली इक्विवेलेंट टू ए सिंपल रेशियो ऑफ रेड टू नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस। दूसरा यहाँ पर इट रिड्यूसेस मैनी फॉर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव नॉइज। तीसरा इट रिड्यूसेस एडिटिव नॉइज। फोर्थ है वहाँ पर इट इज सेंसिटिव टू कैनोपी बैकग्राउंड वेरिएशंस। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमारे पास ये वेजिटेशन इंडेक्स है, मतलब कि हम इसमें वेजिटेशन का जो भी ग्रोथ है या उसके लिए ये फैक्टर अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि नियर इंफ्रारेड माइनस रेड डिवाइडेड बाय द नियर इंफ्रारेड प्लस का रेड, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रेशो ही है नियर इंफ्रारेड और रेड के बीच में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। दूसरा इट रिड्यूसेस मैनी फॉर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव नॉइज, ये भी सही है। तीसरा इट रिड्यूसेस एडिटिव नॉइज, ये गलत है हमारे पास। फिर है इट इज सेंसिटिव टू कैनोपी बैकग्राउंड वेरिएशन, ये भी करेक्ट है क्योंकि बेसिकली वेजिटेशन के लिए ही ये यूज होता है। और हमें पता है कि नियर इंफ्रारेड में सबसे ज़्यादा वेजिटेशन का रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हमने स्पेक्ट्रल सिग्नेचर और स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व में हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, अपने रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले एनडीवीआई के बारे में देखते हैं कि एनडीवीआई जो कैलकुलेट की जाती है एनआईआर माइनस का रेड अपन में एनआईआर प्लस रेड रहता है। एनआईआर मतलब नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस और रेड हमारे पास रेड रिफ्लेक्टेंस को शो करता है। पहला स्टेटमेंट इट इज फंक्शनली इक्वलेंट टू ए सिंपल रेशियो ऑफ रेड टू नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस। तो बेसिकली ये दोनों क्या है हमारे पास रेड और नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस से ही कैलकुलेट किया जाता है, तो बेसिकली इक्वलेंट है उसके, ठीक है। वहीं दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इट रिड्यूसेस मैनी फॉर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव नॉइज। तो मल्टीप्लिकेटिव नॉइज ओपन अराइजेज फ्रॉम वेरिएशंस इन इल्यूमिनेशन, जैसे कि शेडो क्लाउड्स हो गए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हेज होती है हमारे पास, उसकी वजह से वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं दीज फैक्टर टेंड टू स्केल द ऑब्जर्व्ड रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज। द नॉर्मलाइजेशन इन एनडीवीआई dividing by the sum of red and near infrared effectively accounts for these scaling effects. If the overall light intensity changes, both red and near infrared
signals are affected proportionally by taking the ratio of the difference to the sum. These multiplicative effects are largely cancelled out. तो हमारे पास रेड और नियर इंफ्रारेड सिग्नल्स जो वो प्रोपोर्शनली इफेक्टेड होते हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेटिव नॉइस जो है वो रिड्यूस हो जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड की बात करते हैं, इट रिड्यूस एडिटिव नॉइस। तो एडिटिव नॉइस क्या है? इट इज ए कांस्टेंट ऑफसेट एडेड टू द सिग्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिग्नल्स मैग्नीट्यूड, मीन्स सेंसर डार्क करंट के रिगार्डलेस जो ऐड होता है सिग्नल के अंदर कांस्टेंट ऑफसेट है। सो द एनडीवाई फॉर्मूला जो है NIR माइनस का रेड डिवाइडेड बाई NIR प्लस रेड डज नॉट इनहेरेंटली रिमूव ए कांस्टेंट एडिटिव ऑफसेट फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बट मल्टीप्लिकेटिव रिड्यूस हो जाता है, एडिटिव रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो इफ़ यू ऐड ए कांस्टेंट C टू बोथ NIR एंड रेड द इम्पैक्ट ऑन NDVI इज नॉट ए सिंपल रिडक्शन ऑफ C। तो वो जो फैक्टर अगर हम दोनों में ऐड करते हैं तो डिवीजन है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन C और C होता है तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता है, बट अगर आप एडिटिव कर दोगे तो दोनों को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो ये एडिटिव नॉइज को रिड्यूस नहीं करता है हमारे पास। ठीक है, सो वाइल द नॉर्मलाइजेशन माइट हैव सम माइनर इफेक्ट्स ऑन द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द एडिटिव नॉइज, इट इज नॉट प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर नॉइज रिडक्शन, नॉर इज इट एज इफेक्टिव अगेंस्ट एडिटिव नॉइज एज इट इज अगेंस्ट मल्टीप्लिकेटिव नॉइज। तो ऑप्शन C जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, इट इज सेंसिटिव टू कैनोपी बैकग्राउंड वेरिएशन, ये तो करेक्ट रहेगा हमारे पास कि NDVI is calculated using the reflectance from the entire pixel if the pixel contains both vegetation and bare soil, water or other non-vegetated surfaces, that is canopy background. The reflectance from these backgrounds will contribute to the overall red and near infrared signal। तो मतलब कि दोनों का रिफ्लेक्टेंस जो है वो कैनोपी का भी डिफरेंट होगा और जो वेजिटेशन कवर्ड एरिया रहेगा उसका अलग रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेंसिटिव होता है हमारे पास, ऑप्शन डी भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ABD हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन C जो है वो गलत हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 82 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि द ह्यू इंटेंसिटी एंड सैचुरेशन, मीन्स HSI का क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो द ह्यू इंटेंसिटी एंड सैचुरेशन वैल्यूज फॉर ए पिक्सल, H की वैल्यू दे रखी है 0.5 रेडियन, S की वैल्यू है 0.5 और I की वैल्यू है 0.3 रेस्पेक्टिवली। इफ द पिक्सल इज कन्वर्टेड टू RGB कलर मॉडल में हमें इसको कन्वर्ट करना है, देन द वैल्यू ऑफ द ग्रीन पिक्सल क्या होगी वो बतानी है हमारे पास। तो सबसे पहले जो गिवन है हमने वो देख लिया, 0.5, 0.3 और 0.5 है सैचुरेशन। ठीक है, अब हमें इसको RGB कलर मॉडल में चेंज करना है और ग्रीन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यू को हम रेडियन जो गिवन है हमारा 0.5 रेडियन, उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई कर देंगे। ठीक है, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते, बट हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है इसलिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास 0.5 रेडियन का कितना आ गया, 28.64788 डिग्रीज आ गया। अब हमारे पास कन्वर्जन जो है वो HSI से RGB इन्वॉल्व डिफरेंट केसेस बेस्ड ऑन द ह्यू एंगल। अब ह्यू एंगल हमारे पास क्या है, 28.65 के अप्रॉक्स है हमारे पास। ठीक है, तो एंगल का जो जनरली रेंज रहता है 0 से 360 डिग्री रहेगा। तो RGB मॉडल में हमने रेड, ग्रीन और ब्लू को R, G और B से डिनोट किया है। ठीक है, जिसकी रेंज हमारे पास 0 से 1 के बीच में रहेगी। अब हमारे पास ह्यू डिग्री का जो केसेस रहता है, 3 केसेज है हमारे पास HSI मॉडल से RGB में कन्वर्ट करने के लिए और बेस्ड ऑन द ह्यू के डिग्री के बेसिस पे। अब ह्यू का जो एंगल आया है वो हमारे पास 28.647 है, जो कि 120 डिग्री से लेस देन है। ठीक है, तो 3 केसेज होते हैं। पहला केस है 0 डिग्री से 120 डिग्री, दूसरा है 120 डिग्री से 240 डिग्री और थर्ड है हमारे पास 240 डिग्री से 360 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास ब्लू का, रेड का और ग्रीन का। सिमिलरली हर एक केसेस के लिए फॉर्मूला रहता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे एंगल आया वो है अप्रोक्सीमेट 28.65 डिग्री, जो कि केस 1 के अंदर आता है हमारे पास 0 डिग्री से 120 डिग्री, और हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ द ग्रीन। ठीक है,
बट ग्रीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आर की वैल्यू और बी की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो सिंपल है, आप इन तीनों फार्मूला का यूज करके बी और आर की वैल्यू निकालिए पहले, क्योंकि आई और एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, और ह्यू एंगल जो हमारे पास वो केस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहला केस है हमारे पास, एच की वैल्यू हमारे पास जो एंगल है वो कितना है 28.64788, आई की वैल्यू 0.3 है, एस की वैल्यू 0.5 है जो गिवन है। तो सबसे पहले बी को हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे होगा, आई इंटू 1 माइनस एस है, जैसे कि इस फॉर्मूले में देख सकते हैं, बी इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस एस, और आर इज इक्वल टू आई इंटू होल ब्रैकेट है 1 प्लस एस कॉस एच, एच हमारे पास ह्यू एंगल है स्मॉल, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस 60 माइनस एच है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें एच की वैल्यू पुटअप कर देनी है और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। कॉस एच मतलब कॉस 28.6478 डिग्री, इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉस एच की, और कॉस 60 माइनस एच भी चाहिए तो उसकी वैल्यू 0.8404 है। बेसिकली आपको क्या है, बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आई 1 माइनस एस, इसमें यू एंगल की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल जो वैल्यूज गिवन है वहाँ पर आई की वैल्यू 0.3 और एस की वैल्यू 0.5 पुट कर देनी है, और 0.15 आपका बी की वैल्यू आ जाएगी। वहीं अगर आपको रेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला है आई 1 प्लस का एस कॉस एच डिवाइडेड बाई कॉस 60 माइनस एच है। तो हमें क्या कॉस 60 माइनस एच और कॉस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी आर की वो आएगी 0.454134, और बी की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की 0.15। तो सिंपल जी की वैल्यू आप यहाँ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, जी इज इक्वल टू कितना है 3i और माइनस का आर प्लस बी, आर हो गया हमारे पास 0.454134 और बी की वैल्यू हो गई 0.15, आई की वैल्यू गिवन है 0.3। ठीक है, तो यहाँ से आप जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी 0.29 समथिंग आएगी, मतलब कि 0.30 आ जाएगी 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा जी की वैल्यू 0.3 हो जाएगा। तो आपको इस HSI मॉडल से कन्वर्ट करना है RGB के अंदर, तो आपको ये 3 केसेस याद रखने होंगे। ठीक है, केस 1 है 0 से 120 डिग्री, H जो है वो यू इज इन डिग्री में है। ठीक है, दूसरा केस है 120 से 240, इसमें भी लगभग वही है, RGB वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें फॉर्मूला चेंज हो जा रहा है। जैसे ये हमारे पास पहले केस में ग्रीन की कैलकुलेशन थी, ठीक है, बट इसमें चेंज हो जाता है दूसरे केस में, थर्ड केस में भी चेंज हो जाता है हमारे पास। तो हमारा तो पहला केस था, इससे हमने कैलकुलेशन कर ली, जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें आर और बी की जरूरत पड़ी हमारे पास। ठीक है, तो आंसर हमारे पास 0.30 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि the brightness values of 4 pixels in the input image are shown in the table below. The image is rectified using nearest neighbor intensity interpolation, and the pixel at location 5 4 in the output image is to be filled with the value from coordinate 5.3 3.7 in the input image. The brightness value of the pixel at location 5 4 in the rectified output image वो बतानी है हमारे पास, brightness value क्या रहेगी। जो गिवन है हमारे पास टेबल के अंदर 5.3 की वैल्यू, 5.4 6.3 6.4 ब्राइटनेस वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, नियरेस्ट नाइबर इंटरपोलेशन करना है कि जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू रहेगी हमारे पास उस पिक्सल वैल्यू हमारे पास वो असाइन की जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो द ब्राइटनेस वैल्यू ऑफ द पिक्सल एट लोकेशन 5 4 इन द रेक्टिफाइड आउटपुट इमेज इज वो बतानी है। तो सबसे पहले नियरेस्ट नाइबर इंटरपोलेशन क्या है कि इट वर्क्स बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ द क्लोजेस्ट पिक्सल इन द इनपुट इमेज। जो क्लोजेस्ट वैल्यू रहेगी उसकी, जो क्लोजेस्ट पिक्सल की वैल्यू रहती है, वही यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट पिक्सल में कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन की कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनपुट कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि पिक्सल एट लोकेशन 5 4 इन द आउटपुट इमेज इज फिल्ड विद द वैल्यू फ्रॉम द कोऑर्डिनेट 5.3 3.7 इन द इनपुट इमेज। तो जो 5.3 3.7 की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास 5.4 आउटपुट इमेज के अंदर असाइन की जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर कोऑर्डिनेट से हमें क्या है, रो और कॉलम जो 5.3 और 3.7 की जो क्लोजेस्ट वैल्यू रहेगी उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए 5.3 है, मतलब कि 5.5 से कम है। नियरेस्ट जो क्लोजेस्ट इंटीजर रहेगा वो 5 रहेगा, और 3.7 मतलब 3.5 से ज़्यादा है,
तो क्लोजेस्ट इंटीजर हमारे पास 4 रहेगा। तो बेसिकली 5.3 और 3.7 जो क्लोजेस्ट इंटीजर रहेगा वो हमारे पास 5 और 4 रहेगा, जिसकी ब्राइटनेस वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 11 गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 ही हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए ये होता 5.7 और 3.3 तो ये क्लोजेस्ट इंटीजर हो जाता 6 और ये हो जाता 3। तो 6 3 की वैल्यू 14 है, तो हमारे पास आंसर ही हो जाता। बट हमें पूछा क्या है 5.3 और 3.7 का, जो कि क्लोजेस्ट इंटीजर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 5 और 4 आएगा, तो ब्राइटनेस वैल्यू उसकी 11 है, तो आंसर भी हमारे पास 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन किया जाता है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 84 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि द एरर मैट्रिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम रैंडमली सिलेक्टेड टेस्ट पिक्सल्स फॉर ए क्लासिफाइड इमेज इज गिवन बिलो। द प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी ऑफ क्लास 1, प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी निकालनी है क्लास 1 की हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास डेटा, रेफरेंस डेटा गिवन है और क्लास 4 का डेटा गिवन है हमारे पास। ठीक है, प्रोड्यूसर एक्यूरेसी होता क्या है पहले वो देख लेते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज द कंप्लीटनेस और रिकॉल फॉर ए गिवन क्लास is calculated as the number of correctly classified pixels in that class divided by the total number of reference pixels for that class. In the error matrix, the reference data is typically represented by the columns and the classified data is represented by the row. तो class 1, class 2, class 3, class 4 classified data है और ऊपर वाला जो है वो हमारे पास reference data है। तो basically जो उसका करेक्टली क्लासिफाइड पिक्सल का नंबर है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस पिक्सल रहता है। ठीक है, फॉर दैट क्लास, वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें ओवरऑल एक्यूरेसी नहीं निकालनी, जो कि और प्रीवियस क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी निकालनी है, जो कि उसी के टोटल से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे क्लास 1 का क्लासिफाइड डेटा, एक तो 320 है, 12 है, 9 है और 14 है जो रेफरेंस डेटा है। इसका अगर आप टोटल करोगे तो 355 आ जाएगा। और वहीं अगर आप देखोगे कि उस करेक्टली क्लासिफाइड पिक्सल्स कितना है हमारे पास, 320 है, तो 320 डिवाइडेड बाई उसका जो टोटल है हमारे पास 355 इंटू का 100 करोगे तो आपको क्या है प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी निकल जाएगी। वहीं अगर आप ओवरऑल एक्यूरेसी निकालते तो इन सभी का जो टोटल होता है हमारे पास, ठीक है, पहले आप इसका टोटल करते हैं, फिर इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल, और फिर चारों का जो जोड़ के उस क्लास का निकालते तो वो ओवरऑल एक्यूरेसी निकलती। ठीक है, उस क्लास का भी टोटल यहाँ पे आप करते हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी निकालनी है, तो उस रेफरेंस डेटा का टोटल, क्लास 1 का टोटल हमारे पास निकालोगे 355 हो गया, और उस क्लास का जो हमारे पास क्लासिफाइड डेटा है 320 है हमारे पास, तो 320 डिवाइडेड बाई 355 इंटू का 100 से आप प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी निकाल सकते हो। तो आंसर कितना है हमारे पास इसका निकालोगे तो 320 बाई 355 इंटू का 100, 90.1% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 है। तो हमने सारे क्वेश्चन इस गेट ज्योमेट्रिक्स 2025 प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए हैं। और ये जो लास्ट के क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है, वो पार्ट बी के सेक्शन 2 कैंडिडेट्स के लिए थे, और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो अदर 3 पार्ट्स हैं उसमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है जिससे कि सर्विंग एंड मैपिंग जो सेक्शन 1 वाले कैंडिडेट्स हैं वो एक वीडियो के अंदर समझ सकें क्वेश्चंस को, और पार्ट 2 के जो सेक्शन 2 वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जिसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप हमें वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, और हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डायरेक्टली फाइंड आउट करके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और गेट ज्योमेट्रिक्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के कॉन्सेप्ट ही हमारे पास आगे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बेसिकली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड ही होते हैं। तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
पढ़ते रहिए, गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, हंसते रहिए। और हमारे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल हैं उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उस पर और भी डेटा अपडेट्स अवेलेबल रहती हैं हमारे पास ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी से रिलेटेड, और जो भी ज्योमेट्रिक्स से रिलेटेड वैकेंसी होती हैं वो भी हमारे पास अपडेट रहती हैं, अपलोड की जाती हैं। उसके साथ साथ ये जो PDF है हमारे पास पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से लेके 84 क्वेश्चन सभी सेक्शंस का जो सॉल्यूशन है हमारे पास PDF का करेक्ट करने के बाद वो अपलोड किया जाएगा चैनल के ऊपर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जिसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट बाकी वीडियो लेक्चर जो कंटिन्यूसली अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनको देखते रहिए और गेट ज्योमेट्रिक्स 2026 की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।